डियर स्टूडेंट उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसे देख लें सबसे पहले, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो जैसा कि पार्ट 1 वाले वीडियो में ही 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को पढ़ा दी थी, समझा दी थी अच्छे से। तो अब इस पार्ट 2 में हम 16 से 13 तक का क्वेश्चन देखेंगे। जो 16 से 30 तक का क्वेश्चन है अब इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आपने अभी तक, जितने लोग नहीं देखे हैं, 1 से 15 तक का क्वेश्चन साइंस का, उसे जाकर अभी देख लें, क्योंकि वो सारे जो 15 क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बैक टू बैक, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए उसे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे, अब देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ मानव के पर आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? किसके बारे में? सेलुलोज के बारे में पूछा गया है सही कथन। ठीक है, मेन मोटो इसका यही था पूछने का कि सेलुलोज के बारे में कौन सा इसमें से सही कथन हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा आप कि मेरे साथ आंसर करते चलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, ताकि इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, आपको ही फ़ायदा होगा। समझ में आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना। गलती को सुधारेंगे आप तो इम्प्रूवमेंट ही होगा इससे। तो भूलिएगा नहीं, कमेंट करके आंसर करते चलिएगा। तो आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सेलुलोज के बारे में सही कथन। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। या फिर सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित होता है। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? या फिर मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इन चारों ऑप्शन में से बताइए, जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए, सही कथन की अगर हम बात करें तो जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखिएगा, पाचक एंजाइम सेलुलोज नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम बताना है जो हमारे सौर परिवार में रहते हैं। ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है उनका, वो पृथ्वी के परिक्रमण काल में छोटा है ना। परिक्रमा जो करता है सूर्य का, वो जो काल है उन 2 ग्रहों का पृथ्वी की तुलना में तो छोटा है, परंतु उनका जो घूर्णन काल है पृथ्वी की अपेक्षा बड़ा है। तो उन दो ग्रहों का नाम बताना है कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल जो है पृथ्वी से छोटा है पर घूर्णन काल बड़ा है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, ऐसा एक 2 ग्रह हैं जो सूर्य के परिक्रमण काल और हमारे पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है उसकी तुलना में छोटा है। ठीक, तो ऐसा है बुध और शुक्र। ये किस ग्रह की बात की जा रही है यहाँ पर? बुध और शुक्र, ये वही हैं जिनका घूर्णन काल बड़ा है पृथ्वी के घूर्णन काल से, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वी से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है।
यह कौन सी प्रक्रिया है? क्या बताना है, यह कौन सी प्रक्रिया है? किसकी बात की जा रही है? जो हवा है उष्मा के स्रोत में आते ही समीप आते ही गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और हवा पार्श्वी से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेज हीटरों में से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो क्या वो संवहन है, विकिरण है, विसिरण है, या फिर संचालन है? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, संवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो ये प्रक्रिया? संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसको? ऐसा छोड़ के सभी एक कोशिकीय हैं, यही बताना है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मनज या युग्मस। किसकी बात की जा रही है? इस चारों ऑप्शन में से सभी को एक कोशिकीय हैं, पर एक को छोड़कर। ठीक, देखिए यहाँ पर जो भ्रूण लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ये एक कोशिकीय नहीं है। बाकी पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मनस, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय। ये सभी को भी याद रखिएगा, है ना, हो सकता है यही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भ्रूण के सिवा ये सभी पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, युग्मनस एक कोशिकीय हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, हीना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। पृथ्वी को पूरा करने के लिए परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है? हीना है कोई, वो विद्युत परिपथ को क्या कर रही है? व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, पर उसके पास पर्याप्त संख्या में जो संयोजक तार होते हैं वो नहीं हैं। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए इन पदार्थों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका वो उपयोग कर सकती है? क्वेश्चन देखिए यही पूछा गया है आपसे। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, रबड़ का पाइप, मोटा धागा, स्टील का तार, कांच की छड़। बताइए और कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो वो यूज कर सकती है? देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, स्टील का तार। उसकी जगह पर स्टील का तार भी प्रयोग में ला सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, किसी ईंधन के 3.7 किग्रा को पूर्ण दहन करने पर 1.665 गुणे 108 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी उष्मीय मान है। इसको हल करके आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 25,000, 45,000, 22,222, 61,605। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको हल करिएगा आप लोग। जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आएगा 45,000। 45,000 उष्मीय मान मिलेगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 45,000, ये आंसर आपको मिलेगा। पहले हल करिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? केवल दूरी मापने के मात्रक है पूछा गया है यहाँ पर। क्या वो मीटर हर्ट्ज बालिस्ट है, या फिर मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज है, या बालिस्त प्रकाश वर्ष वर्ष, या फिर बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष? केवल दूरी मापने के मात्रक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष ये केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष ये क्या है? केवल दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है, ये जो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोक, बिटुमेन। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, कोक हो जाएगा। कोक पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है। ठीक है, कोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोक। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे कहीं ना कहीं। जो कोक है वो पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं?
दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, या फिर प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पोषक तत्व जो दूध में पाए जाते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं दूध में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? कोशिका के बारे में। ऑप्शन दिया है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, क्या ये हो जाएगा? या फिर सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, क्या ये करेक्ट आंसर है? या फिर किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, या फिर किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोशिका के विषय में सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझेंगे? वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त क्या है शिक्षण में, उसको बताना है हमें। क्या वो अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, या फिर शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। देखिए मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बार बार बताती गई हूँ, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा उसी ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा, 100% सही होगा। अब आप लोग बताएंगे इसमें इन चारों ऑप्शन में से किस में बच्चा सबसे अधिक एक्टिव है, खुद कार्य करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आंसर मिल गया होगा। जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना है ना, इसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे, यानी कि इससे अच्छा आंसर कहीं भी नहीं है। ठीक, बच्चा एक्टिव है यानी कि आंसर सही है। जब ना समझ में आए तो ऐसा ही करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें दिखाने की, तो दिखा देंगे बच्चों को तो उतना वो बेस्ट आए नहीं है। परियोजना देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट कर देंगे जो अवधारणा रहेगा, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। बच्चा इनएक्टिव है ना, बच्चा कुछ नहीं सीख सकता ऐसे। बच्चा एक्टिव है सब कुछ सीखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, राहुल कक्षा 6 के शिक्षार्थी को घूर्णन पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा है? घूर्णन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधा की बात की जा रही है यहाँ पर। क्या वो गतिविधि आधारित शिक्षण है, या फिर उदाहरण देना, प्रदर्शन, चर्चा? बताइए किसके साथ जाएंगे आप, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि होगा बच्चा एक्टिव होगा, अभी हम आपको बताएं बच्चा एक्टिव है तो आप मतलब बच्चे को सिखा सकते हैं, बच्चा सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण। आगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पर। तो क्या ऑप्शन आपके सामने हैं, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है विज्ञान अधिगम में। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? सीखने में अगर कमी है तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण से, या फिर वर्णन अभिलेख से, पोर्टफोलियो से, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण से। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। विज्ञान में ऐसा बताना है हमें कि विज्ञान में जो सीखने में कमी है तो किसके द्वारा आप पता लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन भी बी सी डी, केवल डी, ए डी, या फिर ए बी सी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ए बी सी। ए यानी कि अवधारणा मानचित्रण, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, ये तीनों से आप सीखने में कमी का पता लगा सकते हैं।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी, ये ठीक है, करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। 2005 की बात की जा रही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ना। सो ऑप्शन दिया है कक्षा कच्छ संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बच्चे के प्रतिनिष्ठ, वो बिल्कुल करेक्ट है। यही होनी चाहिए 2005 जो एनसीएफ 2005 थी उसमें कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ही बताई थी कि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन है। अगर आपका सीटेट 1-2 नंबर से रह जा रहा है, हर बार रह जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो है। ऐसे ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, अगर उनका भी सीटेट रह जा रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, है ना। और अगर आप नए हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी ऐसे ही हेल्पफुल है, एक बार में सीटेट क्लियर करना है तो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे तो जल्दी से जाकर अभी देख लें, क्योंकि उसमें भी मैं जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो, और बाकी प्लस ऐड की थी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो वो सभी वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।